शैलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं पहली बार, और उसके पहले कब गए थे उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पहुंचे हैं। और नागपुर के बाद आरएसएस के वो माफ कीजिएगा, जो दीक्षा भूमि है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि, वो जगह है नागपुर में ही जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसको दीक्षा भूमि कहा जाता है। वहां भी वो पहुंचे हैं। तो आरएसएस के मुख्यालय में, आरएसएस को आने वाले दिनों में 100 साल पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के। वहां उसके पहले उनके जाने का मकसद क्या है, क्यों गए हैं, इन पर चर्चा होगी। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में जो रिश्ते हैं उसकी परिणति दिखाई पड़ी थी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब उसको आरएसएस और उसके कैडर की आवश्यकता नहीं रह गई है। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। लेकिन चुनाव में हश्र क्या हुआ, सरकार तो बन गई, लेकिन किस तरह की सरकार चल रही है, आए दिन उस पर किस तरह के दबाव हैं, उन दबाव के आगे वो लगातार कैसे झुक रही है, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अभी उस सरकार के 1 साल पूरे नहीं हुए हैं और अब खुद प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि आरएसएस के मुख्यालय में पहुंच रहे हैं नागपुर में। इसका मतलब ये साफ है कि आरएसएस की जरूरत उसे पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है जिस तरह से पहले हुआ करती थी, बावजूद इसके कि जेपी नड्डा इस बात को नकार चुके हैं बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आरएसएस के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी जरूरी है, ये भी बहुत मायने रखती है ये बात, और इस समय की मौजूदा सरकार की कितनी जरूरत है। ये आरएसएस के तमाम दफ्तरों को, बड़े बड़े दफ्तरों को, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनके रहन सहन से, इन सारी चीजों से, और उनकी ताकत कितनी है, इन सब चीजों से भी ये बात पता चलती है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन आंख दिखाने का काम दोनों एक दूसरे को अक्सर करते रहते हैं, चाहे वो 2015 का बिहार का विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो 2024 का। अमलेंदु जी, इसको किस तरीके से देखा जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 साल का जब समारोह होता उसमें पहुंचते तो वो बात समझ में आती थी, लेकिन उसके पहले अब गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है जो 2024 के पहले जेपी नड्डा जो डैमेज कर आए थे आरएसएस को लेकर? हाँ बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी डैमेज कंट्रोल की तरीके से इसको देखा जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डैमेज कंट्रोल करने ही पहुंचे हैं। और हो सकता है कि संघ का दबाव पड़ रहा हो कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, 75 साल के होने जा रहे हैं और इनकी जगह किसी दूसरे को लाया जाए, चूंकि आरएसएस बड़े एक संकट से जूझ रहा है समीर जी। चूंकि आरएसएस हमेशा बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए मार्गदर्शक रहा है। मार्गदर्शक क्या मतलब, पर्दे के पीछे से संचालित वही करता रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हाथ से निकलने लगी थी। हालांकि तमाम जगहों पर उसके लोग बैठे हुए हैं और एजेंडा नरेंद्र मोदी भी आरएसएस का ही लागू कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्रशासनिक पकड़ और संगठन पे पकड़ होती है वो आरएसएस की कमजोर पड़ने लगी थी और नरेंद्र मोदी की एक अलग से बीजेपी तैयार हो गई थी। और नरेंद्र मोदी का खौफ बीजेपी के लोगों में इतना हो गया था कि मोहन भागवत से ज्यादा खौफ नरेंद्र मोदी का लोगों को दिखने लगा था बीजेपी के नेताओं में जी। तो आरएसएस को लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर इसी तरीके से आगे, मतलब इसी तरीके से बढ़े तो आरएसएस का तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आरएसएस फिर क्या करेगा? फिर वास्तव में सांस्कृतिक संगठन बन जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यार वो नाम लेता था सांस्कृतिक संगठन होने का और करता था राजनीति, और बीजेपी के मामले देश की राजनीति में दखल दिया करता था जी। तो अब नरेंद्र मोदी अगर नहीं सुनेंगे आरएसएस की तो आरएसएस के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हो सकता है आरएसएस ने अब दबाव बढ़ाया हो कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, ये भी हो सकता है जी। अब हटाएगा कि नहीं हटाएगा, नरेंद्र मोदी आसानी से हट जाएंगे। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी आसानी से हट जाएंगे। तो अगर आरएसएस ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कर रहा है तो हमको फिर एक संघर्ष देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में, और उसका नुकसान आरएसएस और नरेंद्र मोदी दोनों को हो सकता है जी। तो अब हो सकता है कि ये पैचिंग, मतलब एक पैच करने के लिए नरेंद्र मोदी गए हों, आरएसएस से एक समझौता वार्ता करने गए हों कि भाई अभी नरेंद्र मोदी को डिस्टर्ब ना किया जाए, नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तब वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। तो ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आरएसएस ये बात करना चाहता हो कि जिस तरीके से अमित शाह को नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं और छद्म प्रधानमंत्री के
तौर पर उनको पेश करते हैं। जी। अब दूसरे दलों से बात करनी होती है सीट शेयरिंग की तो अमित शाह करेंगे, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य देना होगा तो अमित शाह करेंगे, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये दावा करना हो या घोषणा करनी हो तो अमित शाह करेंगे। तो और उन्हीं की बात जो है मानी जाएगी कि अमित शाह ने अगर नहीं कहा है कुछ तो इसका मतलब वो कुछ नहीं है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है लेकिन जेपी नड्डा की बात नहीं सुनी जाती है, सुनी अमित शाह की जाती है। तो ये भी हो सकता है कि आरएसएस ये पूछना चाहता हो कि क्या भाई आपने अपनी तरफ से तैयार कर लिया अपना उत्तराधिकारी बिना आरएसएस से पूछे बिना हुए, पूछे, जी हाँ। तो ये आपने कैसे कर लिया। तो मुख्य मुद्दा जो है मुझे लगता है कि अमित शाह को लेकर टकराव की स्थिति आरएसएस और मोदी के बीच बन रही है। और इधर अमित शाह जो है वो भी घबरा कर बिहार पहुंचे हुए हैं और आज तो खैर उनकी मुलाकात भी हो गई है नीतीश कुमार से, लेकिन अब क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुई है इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब खबरें आएंगी। फिलहाल लग ये रहा है समीर जी कि नरेंद्र मोदी एक तो 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री, मतलब 11 वर्ष हो जाएंगे उनको प्रधानमंत्री बने हुए, इस बीच एक भी बार वो नहीं गए थे आरएसएस के मुख्यालय पर। तो आरएसएस के मुख्यालय पर जब नहीं गए तो अब जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई जब वो 75 साल के होने जा रहे हैं। जी हाँ। इसलिए ये सवाल ज्यादा उठाए कि क्या आरएसएस ने भी तय कर लिया है कि मोदी जी जैसे आपने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के लिए तय किया था कि दर्शक दीर्घा में बैठे, कल्याण सिंह दर्शक दीर्घा में बैठे, कलराज मिश्र दर्शक दीर्घा में बैठे, तो उसी तरीके से आपके दर्शक दीर्घा में बैठने का समय आ गया है। तो ये तैयारी आरएसएस कर रहा है और मोदी जी इससे बचना चाहते हैं शायद, तो इसलिए हो सकता है कि एक समझौता वार्ता भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये समझौता वार्ता हो, लेकिन चुनाव से पहले जो हमने बात की कि किस तरीके से जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। और अमलेंदु जी उसी समय मोहन भागवत का जो आरएसएस प्रमुख है उनका भी एक बयान काफी चर्चा में रहा और उन्होंने ये कहा था कि 100 साल संघ के पूरे होंगे लेकिन हम कोई समारोह नहीं मनाएंगे। और बहुत अचरज की बात थी, हैरानी की बात थी कि 100 साल का जब संघ का संघर्ष जो है वो पूरा हो रहा है और इस संघर्ष में वो देश की राजनीति पूरी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख का ये कहना कि हम अपना एक समारोह जो 100 साल का होता है, शताब्दी वर्ष का होता है, उसको नहीं मनाएंगे, उस चीज को भी इसी से बात जोड़कर देखा गया था जो जेपी नड्डा का बयान था। और ये सारी चीजें बता रही थी कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। और इस तरह की खबरें, हालांकि बीजेपी की हार में बहुत सारे फैक्टर्स थे, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि जो संविधान बदलने की उसकी इच्छा थी और वो लोगों के सामने आ गई थी, उसके अपने पार्टी के नेताओं ने ही उन इच्छाओं को जाहिर कर दिया था। लेकिन आरएसएस का चुनावी प्रक्रिया से थोड़ा मोहभंग होना भी भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए एक बहुत बड़ा कारण था और उसमें इन दो बयानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाँ, इन दो बयानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि समीर जी जब ये बयान आया था तब तक 4 चरण पूरे हो चुके थे जी, और शुरू के 4 चरणों में भी बीजेपी का नुकसान हो चुका था। बिल्कुल। तो वो तो राहुल गांधी ने जो संविधान का मुद्दा उठाया और संविधान का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, राहुल गांधी ने भी दूसरे चरण के बाद संविधान का मुद्दा उठाया। उससे पहले तो जो बयान आए इनके नेताओं के कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट चाहिए, 400 पारिश चाहिए जी, उसका जब असर होना शुरू हुआ तो उसका नुकसान हो चुका था। लेकिन उसको जो आरएसएस थोड़ा मैनेज कर सकता था, जो नुकसान थोड़ा रोक सकता था, वो आरएसएस की तरफ से उस तरीके से प्रयास फिर नहीं हुए आखिरी चरणों में। और सबसे आखिरी चरण में नरेंद्र मोदी खुद जो थे वो वाराणसी से हारते हारते बचे जी। और जिस तरीके से वाराणसी से समझिए खबरें आ रही, हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि एक ही व्यक्ति के 48 बच्चे और उनमें 13 बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए, वोटर लिस्ट में इस तरीके से भी चीजें थी। तो ये भी शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि क्या नरेंद्र मोदी भी जो चुनाव जीते हैं वाराणसी से वो इसी तरीके से जीते हैं, वोटर लिस्टों में धांधलियों से, वरना तो पहले तो 3 चरण में वो हार ही रहे थे। तो ये इसका मतलब ये है कि आरएसएस ने बाद में फिर काम नहीं किया और उसके बाद जब 240 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई तो मोहन भागवत ने बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी को आईने दिखाने शुरू किए कि लोग अपने को भगवान से ऊपर समझने लगते हैं और घमंड आ जाता है, जाने क्या क्या बातें सब उनकी तरफ से कही गई। तो ये समझा गया कि मोदी और आरएसएस के बीच में टकराव बढ़ रहा है। और ये देखिए, चुनाव हारने के बाद जिम्मेदारी वाली जो बात हुई तो उसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर आरएसएस की भूमिका थी। जो बीजेपी के ही तमाम नेता ये बात उठा रहे थे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव 2024 का वो प्रधानमंत्री मोदी पर ही केंद्रित रहा और उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया, किसी और की कोई भूमिका न उसमें आने पाए, यहां तक कि राम मंदिर तक को नेपथ्य में डाल दिया गया। अब चुनाव के बाद जब हार हो गई तो उसके बाद ये जिम्मेदारी थोपने की बात आई कि ये किस पर थोपी जाए, तो बीजेपी के कई नेताओं ने सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो जिम्मेदारी डालने की बात कही। मुख्य रूप से उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से कई बातें ऐसी कही और इसीलिए ये मुद्दा और इस पर किसी तरह की चर्चा बीजेपी में आगे होने भी नहीं पाई कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए।
हाँ, समीर जी, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद और जब मोदी जी चुने गए, हाँ। एनडीए के नेता चुने गए जिस समय, जी। उस बैठक में ही किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को नेग्लेक्ट करने की कोशिशें हुई और एक तरीके से कहा जाए कि उनका अपमान करने की कोशिशें हुई, जी। और ये अच्छी बात नहीं थी। जिस तरीके से वो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहाँ दिखे, हाँ। और उनकी तब बात नहीं की गई, और फिर यहाँ आकर मतलब वहाँ टिक गए केशव प्रसाद मौर्य की अब आ गया समय विद्रोह करने का, आ गया समय विद्रोह करने का, और बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने को तैयार है केशव प्रसाद मौर्य। इस तरह की चीजें हुई, तो उसके पीछे समझा यह गया कि केशव प्रसाद मौर्य को मोदी और शाह की तरफ से वरदहस्त हासिल था, लेकिन आरएसएस ने उस समय बीच में दखल करके और यूपी में सत्ता परिवर्तन होने से रोका। तो वहीं से आरएसएस जो था एक तरीके से उसने टांग अड़ाना फिर शुरू कर दिया फिर से कि अगर मोदी जी इस तरीके से कब्जा करना चाहेंगे तो इतनी छूट नहीं दी जाएगी। तो अब देखना यह कि क्या नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहा जाए उतने ही ताकतवर है जितना 4 जून 2024 से पहले हुआ करते थे। आरएसएस भी समझ रहा है कि मोदी अब उस तरीके के नहीं है, और आरएसएस के जो तमाम मुखपत्र हैं वो खुद अब इस बात को लिख रहे हैं कि मोदी में क्षमता नहीं बची है। तो जब आरएसएस के मुखपत्र ये लिख रहे हैं कि मोदी में क्षमता नहीं बची है, तो ये बात तो मोदी भी जानते हैं कि उनके अंदर क्षमता नहीं बची है। जो आरोप है विपक्ष के समीर जी कि अगर राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और चुनाव आयोग की मिलीभगत नहीं होती तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी की सरकारें नहीं बनती। ये उसके सहयोग से बनी है, और 240 सीटें भी जो आई हैं लोकसभा चुनाव में वो भी चुनाव आयोग की मदद से आई हैं। ये विपक्ष के आरोप है। तो अब ये है कि नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चीजें साफ समझ में आ रही हैं। तो अब लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने दबाव बढ़ाना शुरू किया है समीर जी, और वो दबाव अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि जी, तो बुद्धम शरणम गच्छामि भी हुए हैं आज नरेंद्र मोदी, और विपक्ष का दबाव इतना बड़ा है कि संगम शरणम गच्छामि भी हुए हैं। लेकिन एक साथ दो नामों पर पैर जो नरेंद्र मोदी रख रहे हैं, यानी आरएसएस जो जाति प्रथा का और जातिवाद की उसका समर्थक है उसके यहाँ भी मत्था टेक रहे हैं, और उसके जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार, उनके यहाँ जाकर भी जो है वो उनकी उस पर मत्था टेक रहे हैं, जो समाधि है उस पर। और दीक्षा भूमि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वहां जाकर की वो मत्था टेक रहे हैं। लेकिन जो वहां पहुंचे हैं वो दीक्षा भूमि पर, और वहां जो उन्होंने लिखा है नोट लिखा है उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर थे वो समरसता की नहीं समता की बात करते थे, और समरसता की बात आरएसएस करता है, यानी कि जाति प्रथा बनी रहेगी, इसी तरीके से जाति प्रथा बनी रहेगी और उसमें समरसता होगी, यानी सब मिलजुल के काम करेंगे। तो आरएसएस इसी तरीके से मनुस्मृति और समरसता का समर्थक है। नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर जो लिखा है, हालांकि वो राइटिंग से समझ में आ रहा है तो नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर जो जिसने लिखा है उसमें अंतर साफ तौर पर समझा जा सकता है, और जो लिखा है सभी जी उसमें भी भाषा की अशुद्धियां तो हैं ही। बिल्कुल, उस पर पवन खेड़ा ने बहुत टिप्पणी की है, ट्वीट किया है, उसको हम देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां दीक्षा भूमि में जाकर वहां एक अपना टिप्पणी लिखी है, वो जो एक पुस्तिका होती है उस पर लिख रहे हैं पवन खेड़ा, उसका स्क्रीनशॉट लगाकर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये आपने नहीं लिखा है, इसलिए आपको क्या कहें। हम चाहते हैं कि हम जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डिक्शनरी विचार व आचार में समता का स्थान नहीं है, इसीलिए संघ हमेशा समरसता की बात करता है, समता की नहीं। लेकिन ये जिसने भी लिखा है क्या उसे समरसता भी लिखना नहीं आता, यानी जो लिखा है उसमें बहुत सारी भाषाई अशुद्धियां हैं। इसमें लिखा है समसरता, समरसता को समसरता, और सिद्धांतों की बजाय उसमें धा जो है वो दा में लगाया गया है। तो ये मतलब वो लिखना भी नहीं आया है। और नरेंद्र मोदी जो ने अगर किए हैं तो ये नीचे किसी में को नरेंद्र मोदी ब्रैकेट में लिखने की क्या आवश्यकता है, अगर नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर कर रहे हैं और फिर लिखा भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार, इतना जो लिखा गया है इसका मतलब कि ये किसी और ने लिखा है, नरेंद्र मोदी ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन एक चीज ये है, ठीक है वो किसी और ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने नहीं लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में या उनके वक्तव्य अगर कोई लिख रहा है तो कम से कम उसको इतना भाषाई ज्ञान तो होना चाहिए, या जो भी इस चीज को देख रहे हैं उनकी टीम में जो लोग हैं उनको तो इतना पता होना चाहिए कि क्या सही लिखा जा रहा है, क्या नहीं गलत लिखा जा रहा है। भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, संस्कृत को लेकर इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, और उसके शब्दों को किस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर गलत लिखा जा रहा है, ये हैरानी की बात है। ये बिल्कुल हैरानी की बात है। और समीर जी, आज की तिथि नरेंद्र मोदी ने जाने के लिए क्यों चुनी जी, इसको लेकर भी सवाल है। आज 30 मार्च है और 30 मार्च 1924 को केरल में एक आंदोलन शुरू हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह जी।
और वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था और जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। जी हाँ। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि उसके चिढ़ाने के लिए क्या नरेंद्र मोदी ने आज का दिन चुना कि वायकॉम सत्याग्रह का आज का उसका है जी 101 साल हो रहे हैं, तो ये चिढ़ाने के लिए कि ठीक है हुआ होगा, हम तो संघ के दरवाजे पर जा रहे हैं, ये चूका। इसको लेकर राहुल गांधी ने वायकॉम सत्याग्रह पर जो एक ट्वीट किया है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी राहुल गांधी ने, समीर जी, एक तरीके से कहा जाए कि मोदी जी का ये जो अपना इनका कार्यक्रम है वहां जाने का, उसको लेकर मतलब उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी जो है प्रतिक्रिया एक तरीके से दी है। और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया जो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती है समीर जी, कि राहुल गांधी जो है वो निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं कि जो वायकॉम सत्याग्रह है उसको वो लिख रहे हैं। अगर आप पढ़ के, जी बिल्कुल, राहुल गांधी का जो ट्वीट है एक बार उसको हम देखते हैं, और उन्होंने अंग्रेजी ट्वीट है उनका, और उस पर जो वो लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी, पेरियार, श्री नारायण गुरु और उन सभी लोगों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि जिन्होंने वायकॉम सत्याग्रह के दौरान जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को निडरता से चुनौती देते हुए अडिग होकर काम किया। आइए हम उनके दूरदर्शी आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें और उनके द्वारा समर्थित सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करें, एक सच्चे, न्यायपूर्ण, समता मूलक और समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए। तो राहुल गांधी ने उस वायकॉम सत्याग्रह को भी याद किया है जो त्रावणकोर स्टेट होती थी केरल में, वहां पर वहां के लोगों ने जिस तरह से अस्पृश्यता के खिलाफ और जो जातिगत भेदभाव होता है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था, उसको याद कर रहे हैं। और इतिहास में इस तरह की चीज़ों को याद करते रहना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हमारे तमाम जो महापुरुषों ने आज की जो सामाजिक स्थिति है वहां तक आने में किस तरह का संघर्ष किया और किस तरह उन्होंने आंदोलन चलाए, लोगों को जागरूक किया। हाँ बिल्कुल समीर जी, तो इसीलिए राहुल गांधी ने ठीक उसी समय ये ट्वीट किया जिस समय नरेंद्र मोदी जो थे वो डॉक्टर हेड गंवार की उस पर पहुंचे हुए थे समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जो आरएसएस के प्रथम सरसंघ चालक रहे हैं, तो वहां वो पहुंचे हुए थे। तो उस पर राहुल गांधी, उसी समय राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो राहुल गांधी ने याद दिलाया कि आज जिस समय आप वहां गए हैं संघ के मुख्यालय में, संघ के मुख्यालय में जाने के बजाय आपको इस पर बात करनी चाहिए थी वायकॉम सत्याग्रह को लेकर, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी खामोश है और समरसता को याद कर रहे हैं, समता को याद नहीं कर रहे हैं, और समरसता को भी समरसता कर रहे हैं। यानी उस समरसता का भी सत्यानाश जो है वो लगाकर आ रहे हैं, जिसको लेकर पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, ये तो सवाल उठा रहे हैं भाषाई अशुद्धियों को लेकर। प्रधानमंत्री के नाम पर अगर चीजें गलत लिखी गई हैं तो निश्चित तौर पर वो एक चर्चा का विषय है, क्योंकि वहां देखना चाहिए कि कौन लिख रहा है, किसके लिए आप लिख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रधान जो कहा अमलेंदु जी ने कि संघ की शरण में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और बुद्ध की शरण में भी गए हैं, दोनों जगह एक साथ हो गए हैं, दोनों शरण में। और इस शरण में जाने के पीछे एक बड़ा मकसद यह है कि जिस तरह से आरएसएस की भूमिका को अपने राजनीतिक चरमोत्कर्ष के समय नकार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो देश की जनता ने भी उसको नकारा और आखिरकार अब वहां पर उनको एक बार फिर जाना पड़ रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह इस समय पटना में है और आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है वो बिहार विधानसभा का ही चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 10 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर है, जो उसका राजनीतिक उत्कर्ष है उसके शिखर पर है, उस स्थिति में भी वो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए अभी भी तरस रही है। पूरी कोशिश उसकी है कि जैसे उसने हरियाणा में सहयोगी दलों के किस कंधे पर चढ़कर और वहां अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही, महाराष्ट्र में भी लगभग कामयाब रही है, दूसरे राज्यों में कामयाब रही है, बिहार में भी हो जाए। और अब उसकी कोशिश ऐसी लग रही है कि शायद वो कामयाबी की तरफ बढ़े, क्योंकि नीतीश कुमार जो सहयोगी हैं, मुख्य सहयोगी वहां पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव है, उनकी पार्टी के भीतर जिस तरह से बीजेपी ने घुसपैठ कर रखी है, उसको देखते हुए ये तो लग रहा है कि बीजेपी वहां अपने दम पर अकेले सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार का भविष्य तय हो जाएगा और लगता है कि भविष्य अभी तय हो गया है जी। और नीतीश कुमार पहुंचे हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ में और विजय मंडल के साथ में, तो वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार भी। शायद मुझे लगता है पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, दिख तो रहा है, अभी स्पष्ट होगा जब ये आएगा विजुअल। अभी नहीं मिले हैं नीतीश कुमार जी। हाँ अभी नहीं मिले हैं, तो ये सामने आ रहा है।
तो जी। ये अभी नहीं मिले हैं, तो अब नीतीश कुमार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये देखना होगा। और अगर नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होती है जी। तब फिर और चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल जो लग रहा है समीर जी, हालांकि नीतीश कुमार एक और कार्यक्रम में हाँ, पहुंचे पहुंचे हैं। जी हाँ, ये बीजेपी की कार्यक्रम में बैठक पहुंचे है। हैं, हाँ। ये एनडीए की बैठक है, तो उसमें नहीं पहुंचे। लेकिन एक और कार्यक्रम जो था उसमें नीतीश कुमार पहुंचे और विजय मंडल और सम्राट चौधरी उनको लेकर पहुंचे थे। जी। तो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को पहुंचना चाहिए था भाई, एनडीए के लोगों के साथ होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है, तो मुलाकात होगी नीतीश की नहीं होगी। जी। और अमित शाह पहुंचे हैं, कल तो मुलाकात नहीं हुई अमित शाह की नीतीश कुमार से, जी। आज भी होगी कि नहीं होगी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमित शाह ये घोषणा करके आएंगे हाँ। कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, और अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबकी निगाहें तो टिकी हैं, लेकिन नीतीश कुमार बहुत बेसब्री से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 2 महीने पहले करीब बिल्कुल ये तय कर लिया था उन्होंने कि अगर बीजेपी नहीं करती है घोषणा तो वो शायद बीजेपी से नाता भी तोड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने नाता तोड़ा नहीं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन ये भी लगता है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, जो नजर रखते हैं वहां की पॉलिटिक्स पर, कि बीजेपी एक तरफ उनको ये लटकाए हुए है कि हम आपको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और दूसरी तरफ उनकी जो खराब होती छवि है उसके पीछे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, या उनकी छवि को खराब करने में पूरी कोशिश में लगी हुई है, ताकि जब उनको अगर घोषित करने की जरूरत ही न पड़े कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, और देखिए समीर जी की स्थिति क्या है कि गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद जो है सब नीचे बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ। आप समझ सकते हैं कि मतलब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या छद्म प्रधानमंत्री बन चुके हैं अमित शाह जी हाँ। तो क्या वो हो चुका है कि अमित शाह जी ऊपर हैं और बाकी रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह जैसे नेता जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। तो इसको भी लेकर बहुत सारी चीज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और भी आप इसकी जब खबरें आती रहेंगी क्या क्या वहाँ हुआ, तो वो खबरें उसको लेकर समीर जी चर्चाएं होती रहेंगी। तो ये एक चीज़ तो साफ दिख रहा है समीर जी कि एनडीए में बिहार में भी बहुत कुछ गड़बड़ है। हालांकि जो चिराग पासवान हैं वो खुलकर वक्फ बोर्ड के समर्थन में बोले हैं जी। और वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा कानून है, और हमने पहले कहा था कि जेपीसी को भेजा जाए, जेपीसी को चला गया और जेपीसी में सबने अपनी बात रख दी, और जब आएगा तो अब इस पर हम हाँ, जबकि वक्फ बोर्ड पर बीजेपी को इस समय बड़ी चुनौती मिल रही है, खासकर जब से तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल खुलकर साफ कर दिया है उन्होंने कि वो जिस तरह के प्रावधान है वक्फ संशोधन विधेयक के उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि वो हमेशा उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण दिया है और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान का ये बयान जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा राहत भरा होगा। हालांकि चिराग पासवान की जो लोकसभा में स्थिति है वो महज 5 सांसदों की है, लेकिन फिर भी जब अल्पमत की सरकार होती है तो उसमें एक एक सांसदों की गिनती भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। कह रहे हैं, और उस विधेयक को लेकर जो सबसे पहले विरोध के स्वर आए थे वो भी चिराग पासवान की तरफ से आए थे। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर विधेयक का विरोध नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा कि हमको पता ही नहीं कि विधेयक भी लाया जा रहा है। यानी एक कैबिनेट मंत्री को ही ये नहीं पता कि क्या कानून बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, क्या विधेयक लाया जा रहा है, जबकि कानून बनने से पहले वो कैबिनेट में उसकी चर्चा होती है, वहां वो पास होता है, उसके बाद वो लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है। लेकिन अब अचानक स्वर बदले हुए हैं चिराग पासवान के, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो बीजेपी अपने सहयोगियों को या फिर अपने विरोधियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, उसके लिए वो जांच एजेंसियों का सहारा लेती है, और कहीं न कहीं चिराग पासवान भी उस एक खौफ है उससे कहीं न कहीं वो प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान खौफ में दिखाई पड़ रहे हैं साफ तौर पर, और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से चिराग पासवान अब जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब इसका समर्थन जो है वो किया जाएगा। और लेकिन ये एक चीज़ तो साफ है समीर जी कि चिराग पासवान के ऊपर भी दबाव पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, ये समझा जा रहा है जी। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से परसों जो थे टीवी के कार्यक्रम में थे जी, और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि साहब मैं बीजेपी की इस नीति से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद लगता है कि उनकी शायद क्लास लगी है, उनके जो जिनके वो हनुमान समझे जाते हैं, तो उन्होंने उनके लोगों ने शायद कुछ क्लास लगाई होगी कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर बोल गए हो, तो अब जब ठीक रहो, तो अब ठीक हो रहे हैं, फिर वो लौट कर फिर आ रहे हैं कि नहीं मैं तो समर्थन करूंगा इसका, ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत
बहुत अच्छा बिल भी उसको बता रहे हैं जी। और कह रहे हैं हमने उससे भी ये कहा था कि जेपीसी में भेज दो और जेपीसी में चला गया और जेपीसी लौट के आया तो हम उसका समर्थन करेंगे, ये चिराग पासवान कहते हुए सुने जा रहे हैं। लेकिन उस मुद्दे पर उन्होंने फिर से बात की है और वो तो एक इंटरव्यू था, वो भी सुन लेते हैं कि जिस तरह से ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये सब किया जा रहा है, तो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था चिराग पासवान ने जिसमें उन्होंने बहुत कंडेम किया था, इसकी आलोचना की थी और ये कहा भी था, ये भी जब सवाल पूछा गया कि आप तो की जो सहयोगी पार्टी हो यही कह रही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा भले कर रही लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। फिर उन्होंने इस पर बयान दिया है, उसको भी सुन लिया जाए कि क्या कह रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर भले ही वो सरकार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर वो दूरी बनाकर भी चल रहे हैं, यानी अपना एक सेफ साइड रखे हुए हैं चिराग पासवान भी। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। एंड क्लियर है जिसको जो हिंदू मुस्लिम और ईद पर ये होगा, ये न दुकानें बंद होंगी, मुसलमानों को वहाँ पढ़नी है नमाज, इस तरह की जो चर्चाएं लगातार हो रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर इस तरह की चर्चाएं रही। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई उस पर उनका ये बयान था, इंटरव्यू में दिया था और एक बार फिर वो इस पर कह रहे हैं कि ये सब वाहियात बातें हैं, बेकार की बातें हैं, बकवास बातें हैं। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर वो सरकार के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है, यानी अपना जो एक सेफ साइड लिए हुए हैं। लेकिन जो बात वो कहते हैं कि वो मोदी के हनुमान है, उस भूमिका को भी वो पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। तो ये सेफ साइड लेने को किस तरीके से देखा जाए अमलेंदु जी? देखिए वो एक सेफ साइड ये लेकर चल रहे हैं कि जो ईद पर दुकानें नहीं खुलेंगी, वो बंद रहेंगी और नमाज नहीं होगी और नवरात्रि में दुकानें बंद रहेंगी, ये सब बातें तो योगी आदित्यनाथ की हैं। जी हाँ। मोदी जी तो इस तरह की बात अभी तो नहीं कर रहे हैं, वो तो कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे हैं सिर्फ, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। आजकल कर भी न तो ईदी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो सौगातें मोदी दे रहे हैं। तो चिराग पासवान बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो बोल रहे हैं लेकिन मोदी जी का जो एजेंडा है जमीनें छीनने का, उस पर जो है वो मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान। तो बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। तो इसी को राजनीति में जो दोहरा रवैया कहा जाता है वो यही दोहरा रवैया होता है कि आप योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है बिना नाम लिए आप उस पर हमला करने की फालतू की बातें हैं। और ये वक्फ बोर्ड की जो वक्फ की जमीनें छीनी जानी है, बीजेपी छीनेगी और सरकार छीनेगी, इस पर आप मोदी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये दोहरा रवैया जो है ये चिराग पासवान का सामने आ रहा है। लेकिन इसका जो राजनीतिक नफे नुकसान की बात तो की जा रही है अमलेंदु जी, और जो तेलुगु देशम पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया चंद्रबाबू नायडू ने, बिहार के नेताओं को भी करना पड़ेगा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो चुनौती दी है, हम लोगों ने सुनवाया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, जेडीयू और एलजेपी बिहार की और तेलुगु देशम पार्टी, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमानों को ये पता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। उसको देखते हुए इनको राजनीतिक नुकसान, अगर वक्फ संशोधन विधेयक के साथ जाते हैं तो राजनीतिक नुकसान तय है क्योंकि बिहार में ओवैसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आपने देखा पिछले चुनाव में सीमांचल इलाके में किस तरीके से जो चुनावी प्रेजेंस थी ओवैसी की, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उस चुनौती को देखते हुए दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू की तरह अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन समीर जी एक जो बात है वो ये है कि अगर चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को भी नुकसान होता है तो मोदी जी को क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, तो मोदी जी को यही चीज तो नायडू समझ गए ना कि या हमसे अपने एजेंडे को हमारी बदौलत चलाना चाहते हैं, तो हम इनके जाल में क्यों फंसे, क्योंकि हमको तो अभी लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है। हाँ बिल्कुल, लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है। और एक तरीके से कहा जाए कि जो मतलब जो इनके ऊपर दबाव है, वो दबाव, हालांकि चिराग पासवान ने कहा उस मीडिया के साथ इंटरव्यू में कि भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मुझको लंबी राजनीति करनी है, इन सब बातें, फालतू की बातें, इस तरह की बातें कहीं। लेकिन ये फालतू की बातें जो करनी जो है समीर जी, इस पर ठीक है फालतू की बातें, लेकिन आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। एकदम आप फालतू की बातें कह दें और फालतू की बातें कहने के साथ साथ आप उस फालतू के एजेंडे पर टिके भी रहें जी, तो ये दोनों चीज़ों पे आप कैसे एक साथ कर सकते हैं? तो ये उनका समझा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल, उसका ये समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने एक चुनौती दी है कि आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और तेलुगु देशम पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर भी किया है कि वो इस मुद्दे पर साथ नहीं है,
जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी का रुख तो अभी दिख रहा है, अगर देखा जाए जो अभी हम लोगों ने बयान सुना उनका, कि वो इस मुद्दे पर साथ है सरकार के, केंद्र सरकार के, यानी वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के बाद जिस तरीके से अब लाया जा रहा है तो उसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि विपक्ष की कोई बात तो सुनी ही नहीं गई। विपक्ष की जो आपत्तियां थी, जिसको डिसेंट नोट्स कहते हैं, उसको दर्ज तक नहीं किया गया है। तो इसका मतलब जो विधेयक था, वक्फ संशोधन विधेयक, उसमें जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है जिससे वो उनका जो मन है वो बदल गया, उनकी समर्थन करने को विवश हो गए, जबकि पहले वो उसका विरोध कर रहे थे। क्यों उनको समर्थन करना पड़ रहा है जिस विधेयक के पहले वो विरोध में थे? इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, लेकिन ये राजनीतिक कारण बहुत बंधे हुए हैं जब तक सीट शेयरिंग का मसला बिहार में नहीं सुलझ जाता। गृह मंत्री अमित शाह यही सुलझाने के लिए गए हुए हैं, बीजेपी की बैठकें भी कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ भी, एनडीए के नेताओं के साथ भी, लेकिन उस मसले का सुलझना इतना आसान नहीं लग रहा है, खास तौर से जिस तरह से बीजेपी अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है कि वो बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाना चाहती है। हाँ, ये इच्छा वो जाहिर कर चुकी है और उस पर काम भी कर रही है, और वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी को साथ तो लेगी, लेकिन वही 2-2, 3-3 सीटें दे करके निपटाएगी कि भाई ठीक है, साथ में बने रहो और अपना वोट हमको ट्रांसफर कराओ और अटल जी का सपना पूरा कराओ। तो अब देखना ये कि नीतीश कुमार अपना सपना जो है उनका पूरा हो चुका है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसी सपने में अब आगे जीना चाहते हैं, या अटल जी का सपना पूरा कराना चाहते हैं। मतलब कि जो उनका सपना पूरा हो चुका मुख्यमंत्री बनने का, हाँ, अकेले सरकार बनाए बीजेपी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने बिहार में तो अटल जी का ये सपना नीतीश कुमार पूरा करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? अगर करवाते हैं तो फिर ये उनको बताना पड़ेगा, जैसा कि ओवैसी पूछ रहे थे कि मुसलमानों के वोट लेकर शरिया पर हमला कराओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। शकील अहमद खान जो वहाँ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं बिहार में, उन्होंने भी शरिया को लेकर कुछ बातें कही है। समीर जी, उनको हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, शकील अहमद खान कांग्रेस के नेता बिहार के, उनको सुनते हैं। उससे पहले अगर हमारे पास हो बयान ओवैसी का, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बयान दिया और सीधे तौर पर यह कहा कि इन तीनों पार्टियों को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, चूंकि देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो एक बार सुनते हैं ओवैसी ने क्या कहा, उसके बाद कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान को भी सुनेंगे वक्फ संशोधन विधेयक के मसले पर उन्होंने क्या कहा है। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी भी, इन चारों को चुनौती दी है उन्होंने कि आप जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, यानी मुस्लिम समुदाय देख रहा है कि उसकी जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए, और आप खामोश बैठे हुए हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो बड़ी चुनौती है। और जयंत चौधरी के लिए भी ये कह रहे हैं, जयंत चौधरी के भी बोल कुछ बदले हुए दिख रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से चिराग पासवान के, वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो जिस तरह की पाबंदियां और बंदिशें लगाई गई नमाज पढ़ने को लेकर, उस पर तो उन्होंने बात की, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर वो खामोश है। हाँ, वक्फ संशोधन विधेयक पर खामोश है, और वहाँ नमाज पढ़ने में पाबंदी लगाई गई उस पर भी इशारों में बात की। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कुछ कहा, सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, इशारों में बात की। तो सीधे तौर पर बोलने की हिम्मत जयंत चौधरी में नहीं आई है जी। तो अब देखना ये कि जयंत चौधरी भी इस पर क्या करते हैं। तो जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, और ओवैसी क्या कह रहे हैं, बाकी और लोग भी कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ तौर पे कहा, कल उनके अध्यक्ष जो है मौलाना सैफुल्लाह क्या रहमानी, उनका वक्तव्य आया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस पर विरोध करें और एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लें और अपनी जो सेकुलर छवि जो उन्होंने बनाई है उसको बचा कर रखें, वरना फिर ये सब नष्ट हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि समीर जी कि वो अपनी छवि बचाएं कि अपनी सरकार बचाएं। बिल्कुल, अब ये तो संकट है ना दोनों के सामने। तो अब चंद्रबाबू नायडू के लिए भी तो 4 साल का समय है, लगभग 4 से ज्यादा का ही समय है चुनाव के लिए जी। नीतीश कुमार के लिए अभी सामने संकट है। तो नीतीश कुमार को तो वैसे ही अब बीजेपी नहीं बनाएगी, तो नीतीश कुमार रहे या ना रहे, क्या अंतर है? अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को एकदम किनारे कर दिया तब नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे?
तो इसलिए अब नीतीश कुमार को अपनी छवि अभी का कोई चिंता नहीं तो है। नीतीश कुमार तो बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी उनको एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है। ना भी उम्मीदवार घोषित करे तो चुनाव के बाद जो है कम से कम ये कहती रहे कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं, और कोई जांच वाच जो चल रही है संजीव वंश वगैरह की, वो उन सबका मुंह जो है वो नीतीश कुमार की तरफ ना मुड़े थे। जी। ये एक तरीके से है। तो अब वो अब दूसरी रास्ते पे नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं। वो एक मैकियावली का सिद्धांत पढ़ा होगा समीर जी आपने भी। ये मैकियावली का सिद्धांत जो नीतीश कुमार पे लागू होता है। लोमड़ी जो है वो पहले शेर बनती है, और जब शेर बन जाती है तो उसके बाद फिर लोमड़ी बनना शुरू हो जाती है। तो अब नीतीश कुमार लोमड़ी से शेर बने और शेर से फिर लोमड़ी बनने जा रहे हैं, यानी पुनर्मूषको भव जी। तो उसी स्थिति में नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए कि अब अवसान की तरफ उनका राजनीतिक जो कैरियर है वो है। और लेकिन ये इतना खराब अवसान नीतीश कुमार का होगा ये आशा नहीं थी, और ये नीतीश कुमार ने खुद चुना है इस तरीके का अपना। बिल्कुल, और पूरी पार्टी का अस्तित्व जो है वो संकट में है। तो गंभीर बात है, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है, और एक बड़ा राजनीतिक संकट दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट तरीके से। एक बार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान को सुनते हैं वक्फ संशोधन विधेयक पर, उन्होंने क्या कहा है, और नीतीश कुमार चिराग पासवान पर जिस तरह से ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात कर रहे हैं उस पर, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। शकील अहमद खान। इमारत शरिया हमारे अकाबरीन के जरिए कायम करदा एक ऐसा अदारा है जिसकी तारीख मुस्तनद है, और जिसने अपने तारीख के आईने में आज़ादी, मुल्क की आज़ादी के कबल से लेके आज तक हिंदुस्तानी मुसलमानों में और हिंदुस्तानियों के बीच में बड़े कारनामे किए हैं, काम किए हैं, और इनके काम से कभी इनकार किया नहीं जा सकता है। हमारे बड़े बड़े उलमाए दीन ने इसमें अपना वक्त लगाया है, ज़िंदगी सर्फ की है। इस अदारे के साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अलावा भी मुल्क के तमाम मुसलमानान हिंद का साथ है, इसके साथ रहा है, और हम ये हमेशा उम्मीद करते रहे हैं कि इमारत शरिया बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करे, इसकी इज्जत अफजाई हो, इसमें रहने वाले लोगों की हौसला अफजाई हो। के अंदर हम सब मुखालफत इसकी करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि उसमें आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो हम यह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को जिस तरह से हड़पने की कोशिश की जा रही है, और बिहार की एनडीए सरकार में शामिल लोग भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो किसी तरह का स्टैंड नहीं ले रही है। तो यह लम्हे फिक्रिया उन लोगों के लिए भी है, उन मुसलमानों के लिए भी है जो जनता दल में शामिल हैं, वो रहें, सियासी जमात है, सियासी जमात में रह सकते हैं, लेकिन जब मामला आपका अपने वजूद का आता है तो बबांग दोहल अपने वजूद की पासबानी की बात करनी चाहिए। आज का जो मामला पेश आया है, जिसकी वीडियो हमारे पास आई है, तो मुझे इस बात को लेकर नहायत अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे अकाबरीन के जरिए एक ऐसा अदारा, जिस अदारे ने इतना बड़ा काम किया, जिस अदारे ने आज़ादी के तहरीक में अपने हाथ बटाए, जिनके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी है, तो इन सब को जब हम आश्कार करते हैं और आज के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हंगामे की जो कोशिश बनी है, या हंगामा जो हुआ है, उससे अलग बैठ करके कोई बात मशवरे के साथ करना चाहिए। मशवरे का अमल हमारे यहाँ है, और लगता है कि हम लोगों ने मशवरा छोड़ दिया है। यह टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर कोई बात अमीर शरीयत जिसको तो चुना गया था, सुनने में ये भी आया है कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी उनकी रुकनियत खत्म कर दी है। ये सब मेरे सुनाई हुई बात है, मेरे पास उसके कोई कागज नहीं है, लेकिन जो दिखने को मिल रहा है कि यह टाइमिंग ये ठीक नहीं है, और जो मामलात वहाँ दरपेश हैं जरूर हो सकते हैं, मैं मानता हूँ किसी भी अदारे को, चाहे कोई भी अदारा माइनॉरिटीज के नाम पे हो, चाहे हम चलाते हो या कितना बड़ा से बड़ा आदमी बिहार में, हिंदुस्तान में चलाता हो, तो उससे जरूर हिसाब किताब लेना चाहिए। इस जुमरे में तो बड़े से बड़े लोग आएंगे, बड़े से बड़े लोग, अदारा चलाने वाले लोग जो माइनॉरिटीज के नाम पे अदारा चला रहे हैं, उनके साथ भी मुस्लिम आवाम को, या वो आवाम जो इनको सर पे बैठाती है, तो उनके साथ भी हिसाब किताब का मामला जरूर होना चाहिए। ये अमल एक सही अमल है, इसमें सिर्फ इमारत शरिया नहीं आएगा, बल्कि बिहार में चलने वाले जितने अदारे माइनॉरिटीज के नाम पे हैं और माइनॉरिटीज के नाम फायदा लेने वाले अदारे हैं,
उन सब का मुहासरा हम सब लोगों को करना चाहिए। आज के दिन में जो आज के वाकयात हुए हैं, इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा फिर से वही ताकत जो हमारी ताकत को तोड़ना चाहती है, जो मजरूह करना चाहती है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल हम लोग के सामने है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नजरियात तोड़ने की सियासत करते हैं, गोडसेवादी सियासत करते हैं। गोडसेवादी सियासत के साथ जनता दल यू भी शामिल है, और हमको लगता है कि जब जनता दल यू शामिल है तो जनता दल यू में शामिल तमाम लोग गोडसेवादियों के साथ हैं। तो इसलिए इस अमल को अगर करना भी है, कोई हिसाब किताब भी लेना है, कोई मुहासबा करना है, तो उसके लिए टाइम है। आप बुलाया जाए, तमाम ट्रस्टीज वहां पे बैठे और जरूर हिसाब लेना चाहिए। यह टाइमिंग अच्छी टाइमिंग नहीं है, और इससे मौका मिलता है हमारे ऊपर, हम हंसी और मजाक के पात्र बन जाते हैं। हमें हंसी और मजाक का पात्र किन लोगों ने बनाया आज के दिन में, यह भी ख्याल रखना चाहिए। तो मजमूई तौर पर मुझे ये कहना है कि जरूर हिसाब होना चाहिए, जरूर मुहासबा होना चाहिए। तमाम ट्रस्टी आराम से बैठे, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और बैठ करके जो फैसला मजबूरी फैसला हो उसको मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पर बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और वक्फ संशोधन विधेयक ये एनडीए सरकार के लिए एक बहुत मुश्किलों को खड़ा करने वाला विधेयक बन गया है। उसकी सहयोगी पार्टियों के भीतर एक बेचैनी है कि इसका समर्थन करें या विरोध करें। एक तरफ तेलुगु देशम पार्टी सीधे तौर पर उसका विरोध करती दिख रही है, तो चिराग पासवान समर्थन करते दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे नेता अभी भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। हाँ बिल्कुल खामोश हैं। और जो केसी त्यागी हैं, जेडीयू के नेता हैं जी, वो ओवैसी पर हमलावर हुए हैं, और क्या कहा है उन्होंने ओवैसी के बारे में ये भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस बीच खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं जो नागपुर में, वहाँ जाकर बोले। हालांकि उन्होंने कोई राजनीतिक बात अभी कही नहीं है, केवल शुभकामनाएं दी हैं कि उगादी पर्व शुरू हो रहा है, गुड्डी पर्व शुरू हो रहा है, झूले लगाई जाती है, नवरात्र की शुरुआत है, ये सब बातें कही। तो सुन लेते हैं पहले कि क्या कहा, उसके बाद फिर केसी त्यागी को भी मेरे ख्याल सुन सुनते हैं क्या। जब वहां पर गए संघ मुख्यालय में, आरएसएस के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या उन्होंने कहा है और तमाम शुभकामनाएं दी, या कोई राजनीतिक बात उन्होंने नहीं की। लेकिन राजनीतिक अर्थ इसके बड़े निकल रहे हैं, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय गए हैं। अभी तक जरूरत उन्होंने नहीं, दोनों शामिल हुए हैं कार्यक्रम में, लेकिन अलग मुलाकात होती है नहीं होती है, या फिर सीट शेयरिंग का कोई किसी मुद्दे पर बात होती है नहीं होती है। पिछले दिनों दिल्ली में भी एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई थी बिहार के नेताओं की, लेकिन उसमें भी कोई इस मुद्दे पर बात नहीं हो पाई। हालांकि कहा गया कि वो तो एक होली मिलन जैसा कार्यक्रम था, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक थी, और नीतीश कुमार उस बैठक में, अमलेंदु जी, पहुंचे नहीं थे। हाँ, नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। और जो अभी आपने एक चीज नोट की होगी समीर जी कि नीतीश कुमार पढ़कर, जो मतलब लिखा हुआ पढ़कर बोल रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार का अब तक आमतौर पर इस तरीके से बोलने वालों में नहीं रहे हैं। और दूसरा, आपको याद होगा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए बताया था कि उस विश्वविद्यालय को बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का कितना योगदान है। तो आज जिस तरीके से नीतीश कुमार बोलते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से आत्मसमर्पण की मुद्रा समझी जा सकती है। और जो अब तक चर्चाएं चल रही थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसका भी असर लग रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार को अब पढ़कर बोलना पड़ रहा है जो सामने लिखा हुआ है। तो अब ये किसने लिखा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि बीजेपी लगातार, जो आरजेडी के नेता चाहे तेजस्वी हो, राबड़ी देवी हो, आरोप लगा रहे हैं कि वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता उनसे करा रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो इसका मतलब अब स्क्रिप्ट भी वहीं से लिखी हुई आ रही है, ऐसा लगता है। अगर उनके आरोपों को देखा जाए तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। हाँ, अब उनके आरोप जो है वो तो, हालांकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन अब जो जिस तरीके से नीतीश कुमार का व्यवहार सामने आ रहा है, तो इससे अब लगने लगा है कि शायद विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है। क्योंकि नीतीश कुमार एक तो अकेले कहीं नहीं दिख रहे हैं आपकी उनसे कुछ बातचीत हो सके किसी से, कोई ना कोई मंत्री, ना कोई उन्होंने इंटरव्यू इधर भी हाल फिलहाल दिया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। विधानसभा विधान परिषद में पहुंचते भी हैं तो वहां जो है वो जाने क्या क्या बोलने लग, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए। और जब दूसरे कार्यक्रमों में होते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाथ जोड़ लिए उन्होंने, तो 1 मिनट तक हाथ ही जोड़े हुए, तो वही मंत्री दूसरा उनका हाथ नीचे करता है फिर। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, तो उससे अब विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर कुछ ना कुछ शक तो होने लगता है। समीर जी बिल्कुल, एक बार आप सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, जो आरएसएस के मुख्यालय में जब वो गए, वहां पर उन्होंने क्या कहा
वहाँ पहली बार गए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल में, 11 साल उनको होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री बने हुए। क्या कहा, एक बार सुनते हैं उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और बताया उन्होंने कि दीक्षा भूमि भी गए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहां हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अपने हजारों साथियों के साथ वहां पर। और संविधान का क्या भी जिक्र उन्होंने किया। आजकल का संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र लगभग हर कार्यक्रम में करते दिखाई पड़ते हैं, खास तौर पर चुनाव के बाद। और जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान था और उसके बाद से बीजेपी के नेता संविधान और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर निशाने पर विपक्ष के रहने लगे, तब से भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब के नाम को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील दिखाई पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील दिखाई पड़ती है। और अब ये बताना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि क्या आप भी जो अमित शाह जी ने बताया था फैशन हो गया है, तो फैशन में आप कह रहे हैं? हाँ जी, तो ये तो स्पष्ट करना चाहिए, चूंकि अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 फैशन हो गया, ये था कहना था। प्रधानमंत्री ने अभी तक उस पर कोई निंदा तो की नहीं है अमित शाह की। तो ये बताना चाहिए। फिर ये गए हैं बाबा साहब का उन्होंने आशीर्वाद लिया, ये बताना चाहिए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, तो उस बाबा साहब के उन विचारों के साथ मोदी जी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये बताना चाहिए। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि वायकॉम सत्याग्रह का आज जो है वो है, राहुल गांधी ने याद किया है, मोदी जी ने क्यों याद नहीं किया, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए। जिसका मतलब है कि वो तमाम महापुरुषों को याद कर रहे हैं, लेकिन वो उनके महापुरुषों की लिस्ट में नहीं आते होंगे। हाँ, महापुरुषों की लिस्ट में नहीं आते होंगे, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये, लेकिन राहुल गांधी ने आज पेरियार और नारायण गुरु सबको याद किया है कि जिन्होंने भी अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ इस देश में आंदोलन किया, उन सबको याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी याद करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मनुस्मृति को लागू नहीं किया जाएगा, तो ये कहना चाहिए जो नहीं कहा है। जी बिल्कुल, लेकिन यह जो आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम के शीर्षक में कि संघ शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों ही काम एक साथ किया। नागपुर में जाके बुद्ध की शरण में भी वो गए और संघ की शरण में भी गए, यानी आरएसएस में भी गए। और जहां बौद्ध धर्म में दीक्षा ली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उस जगह भी वो गए। लेकिन इन सब के मामले में वहां किसी तरह की उन्होंने राजनीतिक बात तो नहीं की, लेकिन इसके पीछे बड़े राजनीतिक कारण ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिनों दिन जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं, और ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि आप ये भी देखें अमलेंदु जी की लगातार उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन उनके कई जो समर्थक हैं और यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह तक इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो रिटायरमेंट फिलहाल लेने वाले नहीं है, ये कार्य पूरा करेंगे और इसके आगे का भी उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस तरह के बयान भी आते रहे, यानी कई बार वो अपने समर्थकों के जरिए साफ करवाना चाहते हैं कि जब तक वो रहेंगे प्रधानमंत्री, किसी दूसरे का नंबर नहीं आने वाला है। हाँ, ये देखिए, अब नंबर आया ना, ही उनका अंदर का मामला है कि जब तक वो है तब तक है, और अगर देश की जनता हटा देगी तो बात अलग है। तो अब जब तक बीजेपी चाहेगी तब तक वो रहेंगे, तो अब वो उनके अंदर का मामला है। मान लीजिए आरएसएस ही तय कर लेगी नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो नरेंद्र मोदी क्या संघर्ष कर पाएंगे, ये अब देखने वाली चीज़ है। फिलहाल समीर जी जो लग रहा है, ऊपर से लगा, अंदर से क्या हम नहीं अभी कह सकते, ऊपर से लग यही रहा है कि संघ जो है वो मोदी जी पर अब दबाव बना रहा है जी। और मोदी जी पैचअप करने के लिए संघ के पास पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कह दिया था कि अब आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 240 पे बीजेपी आ गई, लोकसभा चुनाव में उसको नुकसान हुआ, और उसके बाद मोहन भागवत की तरफ से जो थे बिना नाम लिए मोदी जी का कई बार जो थे वो प्रहार किए गए। तो एक संघ और बीजेपी के बीच एक टकराव की स्थिति होती हुई दिखाई दी, और जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष का मसला अटका हुआ है, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि जेपी नड्डा ही फिर से अध्यक्ष बने जी, और इसके लिए उन्होंने काफी जोर दिया। तो ये टकराव की स्थिति आरएसएस और मोदी के बीच ये बन रही है, क्योंकि आरएसएस जेपी नड्डा को नहीं चाहता है, क्योंकि जेपी नड्डा रबर स्टाम्प अध्यक्ष समझे जाते हैं मोदी और शाह के। तो आरएसएस अपना रबर स्टाम्प चाहता है, वो मोदी और शाह का रबर स्टाम्प नहीं चाहता, क्योंकि आरएसएस की निगाह बहुत लंबे दूरी तक है। वो बीजेपी को मोदी या शाह की जागीर बनने देना नहीं चाहता, वो अपनी
जागीर बनाए रखना चाहता है, जी। क्योंकि उसी ने बीजेपी बनाई है। और इसीलिए बार बार वो संकेत भी देता है कि आप भले अपने से कहते रहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे बिना हमारी जरूरत के आप कुछ नहीं है। ये बिहार चुनाव में भी दिखाया और लोकसभा चुनाव में भी। हाँ, जो बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखा और अन्य चुनाव में भी दिखा। दूसरा, वो आरएसएस ये बार बार बताता रहता है कि भाई जी। आप भी अगर बने तो हमने ही बनाया है, हाँ। आप भी स्वयंसेवक थे हम्म। और आपको जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तब उसके बाद आप विधायक बने। हम्म। मतलब आपकी जो है वो संसदीय जीवन जो है जी। वो आपका तब शुरू हुआ जब आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। चूंकि आप आरएसएस के स्वयंसेवक थे तो इसलिए आप बने थे। ये भी आरएसएस अब जताना चाहता है कि आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। जी। तो ये जो पूरी खींचतान है आरएसएस और बीजेपी की, उस खींचतान को उसको थोड़ा नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने संघ के मुख्यालय में वहां पर उस कार्यक्रम में वो गए और वहां उन्होंने बात की। 11 साल में पहली बार वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसलिए भी ये उनकी यात्रा बहुत मायने रखती है। और इधर जब बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में इस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि 3 बजे आज उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक होगी। अब देखना है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को घोषित करते हैं एनडीए का मुख्यमंत्री, या ये बैठक भी एक सामान्य शिष्टाचार वाली बैठक रहेगी जैसी अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुई थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह की चुनौती दी है नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से कह रहा है कि आप हमारे समर्थन में है या नहीं, उसको स्पष्ट करना होगा। उसको देखते हुए उनके नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किलों वाली बात है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करें या ना करें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की बात पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने एक प्रतिक्रिया अपनी दी है, उस प्रतिक्रिया को सुन लिया जाए। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी और किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश कुमार की तो खैर आई नहीं, तमाम मुद्दों पर उनकी कोई प्रतिक्रिया इधर बीच नहीं आ रही है, लेकिन केसी त्यागी ने जरूर ओवैसी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। त्यागी कह रहे थे, हालांकि अब वो जेडीयू के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जेडीयू के नेता जरूर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आज बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो अमलेदु जी, क्या आपको लगता है कि इस बैठक में कुछ नतीजा निकलेगा? वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिनों का दौरा है, कल भी वो पटना में थे और आज भी हैं। अभी पिछले दिनों भी एक बैठक हुई थी, उसमें जेपी नड्डा थे और जितने भी घटक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार उसमें नहीं थे। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा होगी, या अभी भी नीतीश कुमार को इंतजार ही करना पड़ेगा? नहीं, घोषणा हो भी सकती है और ये भी हो सकता है कि बातचीत हो जाए, सौदा पट जाए और फिर कहा जाए कि घोषणा मोदी जी करेंगे या नड्डा जी करेंगे, या दिल्ली में घोषणा होगी या मोदी जी का अगला कार्यक्रम लगेगा उसमें घोषणा होगी, इस तरह का हो जाए। और ये भी हो सकता है नीतीश कुमार जी को अमित शाह का जो समझाने का तरीका उस तरीके से समझा दें जी कि बाबूजी थोड़ा धीरे चलो। तो जो समझाने का उनका तरीका वो समझा सकते हैं। तो अकेले में मुलाकात के बहुत मायने होते हैं समीर जी। जी। अकेले में मुलाकातें बहुत राजनीति में खतरनाक हुआ करती हैं जी। तो अकेले में मुलाकात है कि केवल मुलाकात है, अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अभी मुलाकात की बात है कि मुलाकात होगी। अकेले में मुलाकात होती है तो क्या बातें होती हैं और मुलाकात होती है तो क्या मुद्दे तय होते हैं, ये अब देखना होगा। और हो सकता है आज कोई घोषणा भी हो जाए या घोषणा ना भी हो, क्योंकि अभी तक तो यही था कि अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई। चूंकि पहले जब अमित शाह जाने वाले थे और नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से उनका कार्यक्रम उस समय स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि मिलने का कार्यक्रम नहीं तय हो पा रहा था और बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार ने सीधे मना कर रखा है। जी। तो अब जो है नीतीश कुमार तैयार हो गए मिलने के लिए, तो उसके बाद फिर ये कार्यक्रम तय हुआ है, तब अमित शाह गए हैं जी। तो अब ये देखना होगा कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में क्या बातचीत होती है, तो उसके बाद फिर आगे की समीक्षा फिर हम लोग। तो बिल्कुल, पटना में गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक होनी है 3 बजे और उसमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए गठबंधन बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी और इंतजार करना पड़े, जो इंतजार वो कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहेंगे या नहीं रहेंगे। बनी रहेगी हमारी नजर।
तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।